आप पढ़ रहे हो गुलाम वंश। मध्यकालीन भारत में पहला वंश है बेटा गुलाम वंश जो शासन करता है। गुलाम वंश का संस्थापक था, आप लोग जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में, और ये 1206 से लेकर 1210 तक शासन करता है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ आराम शाह, ये याद रखेंगे आप लोग, आराम शाह, और ये भी 1210 ईस्वी में ही शासन करता है, तकरीबन 8 महीने। उसके बाद आराम शाह के बाद इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश अगला सुल्तान बना, इल्तुतमिश, और ये 1210 से लेकर या 1211 से लेकर 1236 तक शासन करता है। 1236 में एक इसका सबसे बड़ा बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह, याद है, यह शासन करता है तकरीबन 6 महीने तक। और इसके बाद अल्पकालीन शासन के बाद रजिया बेगम आती हैं, और रजिया बेगम शासन करती है 1236 से लेकर 40। फिर 2 शासक और नल्ले बनते हैं थोड़े थोड़े समय के लिए, जैसे इसके बाद बहराम शाह। इसके बाद बहराम शाह अगला सुल्तान बनता है, और ये 1240 से लेकर 1242 तक शासन करता है। उसके बाद तुर्क सरदारों ने इसको भी हटा दिया, याद है, अलाउद्दीन मसूद शाह, यह शासन करता है 1242 से लेकर 1246 तक, समझ रहे हैं। उसके बाद 1246 में अगला शासक बनता है नासिरुद्दीन महमूद, और यह शासन करता है बाबू 1246 से लेकर 1266 तक। यही तो था, यहां तक थे हम लोग। और ये नासिरुद्दीन महमूद के बारे में मैंने बताया था, ये दामाद था बलबन का, और इसके समय बलबन, जिस समय ये सुल्तान है बलबन, सॉरी, जिस समय नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान है, इसके समय बलबन एक बहुत बड़े पद पर है, नायब के पद पर है, समझ रहे हैं, हाँ शाबाश। उसके बाद अब देखिए 1266 ईस्वी में, अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं, 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई, है ना। नासिरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद, ये मर गया। और ये इतना बड़ा शासक नहीं है कि इसको हम अच्छे से पढ़ें, बलबन है, बलबन को ठीक से पढ़ेंगे। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन सुल्तान बना। बलबन सुल्तान बनता है, जो कि नायब के पद पर था, और ये बहुत सारे पद इसने ले रखे थे। बलबन सुल्तान बना बेटा 1266 ईस्वी में, बलबन सुल्तान बना। आइए पढ़ते हैं गयासुद्दीन बलबन, पढ़ा जाए। अब बलबन सुल्तान बन गया है, लिख लिया आप लोगों ने ये लाइन, ठीक है। अब बलबन को चलिए सुल्तान बनाते हैं हम लोग, ठीक, हटा दूं मैं बेटा, ठीक है, 1 मिनट। तो बलबन हेडिंग डाल लीजिए, अब एक नया सुल्तान पढ़ने जा रहे हो, इसके बाद आप गयासुद्दीन बलबन। आइए इसके बारे में कुछ व्यक्तिगत परिचय लेते हैं। गद्दी पे बैठेगा बेटा 1266 ईस्वी में, और ये रहेगा, शासन करेगा 1287 ईस्वी तक। 1266 से लेकर 1287 तक गयासुद्दीन बलबन शासन करेगा। इसकी कुछ उपाधियां हैं, इसने कुछ उपाधियां ली थी। आइए इसकी उपाधियां देखते हैं, पूछा जाता है, उपाधियों से प्रश्न बनता है भाई साहब। एक उपाधि इसको मिली थी नासिरुद्दीन महमूद से, इसके दामाद ने इसको उपाधि दी थी उलुग खां की उपाधि। उलुग खां ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, नासिरुद्दीन महमूद ने ये उपाधि दिया था। नासिरुद्दीन, ये भी पूछा जाता है आपसे कि किसने उपाधि दिया था, तो नासिरुद्दीन महमूद ने इसको, बहुत लोग आगे आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत सारे शासकों को ये उपाधि मिली हुई है, उलुग खां की उपाधि, है ना, तो याद रखेंगे आप लोग। पहला उपाधि आपने देखा बलबन को मिला है उलुग खां की उपाधि, और नासिरुद्दीन महमूद द्वारा ये उपाधि दी गई थी। इसके अलावा गयासुद्दीन बलबन ने खुद एक उपाधि ली थी, है ना, जिल्ले इलाही, नाम सुना इसका, जिल्ले इलाही। और जिल्ले इलाही का अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। ये उपाधि ली थी गयासुद्दीन बलबन ने, ईश्वर का प्रतिबिंब। बस ये 2 उपाधियां आपको याद रखनी है, ठीक।
इसका मूल नाम गयासुद्दीन बलबन नहीं था, ठीक है, इसका मूल नाम था बहाउद्दीन, बहाउद्दीन। और ये गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली का सुल्तान बनता है। अभी राजधानी दिल्ली है, राजधानी बदलेगी तो मैं बताऊंगा। सबसे पहले राजधानी बनी थी लाहौर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर इल्तुतमिश ने राजधानी बदला दिल्ली, तब से लेकर राजधानी दिल्ली ही है। आइए, इसके अलावा गयासुद्दीन बलबन के बारे में और एक चीज बता दूं मैं आपको, ठीक। गयासुद्दीन बलबन बेटा ये तुर्कान चिहलगानी का एक सदस्य था, है ना। 40 तुर्क सरदारों में से ये भी एक था जो अपनी योग्यता और सामर्थ्य के दम पर धीरे धीरे तरक्की करता गया और एक समय दरबार में ये नायब के पद पर पहुंच गया। सुल्तान के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पद था उस पर पहुंच गया। इसके पहले ये बहुत सारे जैसे शिष्टाचार का अधिकारी था, मैं बता रहा हूं इसको, अमीर हाजिब, है ना, एक दरबार में एक मंत्री होता है अमीर हाजिब, जो दरबार में अनुशासन और शिष्टाचार का काम देखता है। तो बहुत सारे पद पहले संभाल चुका है, आपको नहीं जानना वो सब पद, है ना। आपको बस जानना नायब के पद पर था ये जब नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान था, याद है आप लोग को, ठीक है। इसके पहले इसने बहुत सारे पद संभाले थे। ये तो तुर्काने चिहलगानी के 40 सरदार थे, ये दरबारी ही थे, सब दरबारियों से ही मिलकर बनाए गए थे। तो ये अलग अलग पदों पर रहा था, बड़ा शक्तिशाली, और धीरे धीरे नायब के पद पर गया, अपनी योग्यता के दम पे सुल्तान बना। देख रहा सुल्तान बन रहा है ना। तो लिख लीजिएगा, ये तुर्काने चिहलगानी का सदस्य था और अपने योग्यता के दम पे ये इस पद पर सुल्तान बन गया है भाई साहब। 1266 ईस्वी में सुल्तान बन गया है नासिरुद्दीन महमूद। आप जानना चाहेंगे पहले कौन कौन से पद पर यह रहा था? ये हौस, एक हौस उत्तर प्रदेश में एक जगह है, हौस का इक्तेदार था। हर एक, आपको पता है, हर एक जो सल्तनत काल में अधिकारी थे उनको इक्ता मिलता था। इक्ता मतलब भूमि का टुकड़ा वेतन की जगह, तो इसको हौस का इक्ता मिला हुआ था और ये बहुत सारे अलग अलग पदों पर रहा था, है ना। सबसे पहला पद इसको मिलता है, आपको बता रहा हूं यही वाला, है ना, अमीर हाजिब। शुरुआती जो पहला पद इसको मिला था अमीर हाजिब का पद, जो दरबार में अनुशासन या शिष्टाचार का काम देखता था। ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, आइए महत्वपूर्ण चीजों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हाँ, हम पढ़ने जा रहे हैं बाबू, बलबन के शासन व्यवस्था में ईरानी शासन व्यवस्था का बहुत ज्यादा प्रभाव था, है ना। बलबन एक समय ईरान से ही आया था, ईरान का ही एक तुर्क मुसलमान था और ये इल्तुतमिश का गुलाम था, इल्तुतमिश का गुलाम था। तो इसीलिए तो इसको गुलाम वंश कहा जाता है, क्योंकि गुलाम ही सुल्तान बन रहे हैं, समझ रहे, सारे गुलाम ही है लगभग, है ना। इल्तुतमिश का गुलाम था और ये आया था ईरान से। ईरान में बहुत समय तक ये शासन व्यवस्था देखता है और जब ये खुद सुल्तान बनता है तो ईरानी शासन व्यवस्था की चीजें अपने शासन व्यवस्था में लाता है। तो सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे बलबन के शासन व्यवस्था पर ईरानी प्रभाव। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हेडिंग डालिए आप लोग, बलबन के शासन व्यवस्था पर। इसने अपनी शासन व्यवस्था में बहुत सारी ईरानी परंपराओं को शामिल किया, जैसे मैं बता रहा हूं, और सब इंपॉर्टेंट है, जितना मैं बताऊंगा ये ईरानी प्रभाव सब एक एक प्रश्न पूछे जा चुके हैं एक एक टॉपिक से। बलबन के शासन व्यवस्था पर ईरानी प्रभाव, बेटा ये सब इसने ईरान से कॉपी किए थे। प्रभाव का मतलब यही होता है मेरा आप पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब आपने मुझसे क्या सीखा, क्या मुझसे अपनाया, यही तो होता है। तो ईरान के शासन व्यवस्था से इसने क्या सीखकर खुद में लाया, खुद अपने शासन व्यवस्था में इसने शामिल किया, वही पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। बलबन के शासन व्यवस्था पर ईरानी प्रभाव। पहला देखें क्या है, पहला है बेटा राजत्व का दैवीय सिद्धांत। ये क्या कहता है? ये ईरानी शासक लोग अपने यहां शासन व्यवस्था में शामिल करते थे, राजत्व का दैवीय सिद्धांत। हाँ, हमारे भारत में भी प्राचीन काल में ये चलता था। राजा अपने आप को ईश्वर या ईश्वर का प्रतिनिधि बताता था, राजा अपने आप को देवता बताता था। तो बस इसने भी अपने आप को देवता, अल्लाह तो नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि अल्लाह द्वारा चुना हुआ होता है सुल्तान, और धरती पर अल्लाह का प्रतिनिधि होता है सुल्तान। समझ रहा है? यही कहलाता है राजत्व का, राजत्व मतलब शासन, समझ रहे हैं, शासन का दैवीय सिद्धांत। तो राजत्व का दैवीय सिद्धांत आपसे पूछेगा किसने अपनी शासन व्यवस्था में शामिल किया था, बताइएगा बलबन ने। और ये कहां से लिया था? ईरान के शासक लोग ऐसा करते थे, इसने भी किया। राजत्व का दैवीय सिद्धांत का अर्थ यह है कि जो सुल्तान होता है, सुल्तान अल्लाह द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होता है ना, अल्लाह सुल्तान को चुनता है, इसलिए सब लोग इज्जत करें, ऐसा, ठीक है। सुल्तान सिद्धांत का मतलब यह है कि सुल्तान
अल्लाह द्वारा, अल्लाह मतलब ईश्वर, अल्लाह द्वारा चुना हुआ होता है। तो इसलिए सब लोग डरे। इसी को कहा जाता है राजत्व का दैवीय सिद्धांत। आप देखोगे प्राचीन काल में, है ना, हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन ने महेश्वर की उपाधि ली थी, है ना। ऐसे बहुत सारे प्राचीन काल में आप कुषाण शासक अपने आप को देवपुत्र कहते थे, मतलब ईश्वर के पुत्र। तो वहां चलता था, हमारे यहाँ भारत में भी प्राचीन काल में राजत्व का दैवीय सिद्धांत चलता था, इसने भी अपनाया, है ना। सुल्तान अल्लाह द्वारा चुना हुआ होता है, ऐसा ये सिद्धांत बताता है। और दूसरा, सुल्तान धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। क्योंकि ईश्वर धरती पर नहीं आ सकता है, इसलिए वो सुल्तान को भेजता है कि आप लोग को राह दिखाए, सही राह दिखाए। सुल्तान धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, ऐसा ईरानी शासक मानते थे और ऐसी व्यवस्था बनाकर रखते थे। इसने भी अपने यहां यही शुरू किया, प्रतिनिधि होता है। तो ये किसको नहीं समझ में आया बेटा राजत्व का दैवीय सिद्धांत? समझ में आ रहा है? सेंस लग रहा है? ठीक है। हाँ, राजा देवता होता है, ऐसा सिद्धांत। ठीक है। तो सुल्तान अल्लाह द्वारा चुना हुआ होता है, सुल्तान धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, इसी को कहते हैं राजत्व का दैवीय सिद्धांत। और ये लागू किया, अपने शासन व्यवस्था में शामिल किया बलबन ने, और ईरान से लिया था इसने, ये ईरान में चलता था। इसके अलावा देखें, दो ईरानी परंपराएं थी जिसको बलबन ने अपनी शासन व्यवस्था में शामिल किया। वो ईरानी परंपराएं आपने नाम सुना होगा, सिजदा और पैबोस, याद है? ठीक है, ठीक। तो लिख लीजिएगा, दो ईरानी परंपराओं को, ये सब प्रभाव देख रहे हैं, बलबन ने शासन व्यवस्था में शामिल किया। अब देखें वो दो ईरानी परंपराएं कौन कौन सी थी जिसको बलबन ने शामिल किया। ठीक है, पहला देखें, ठीक है, पहला सिजदा, और इसको आप देखोगे जहांगीर, मुगल समय में सिजदा समाप्त हो जाएगा, और मुगल समय में, मुगल काल में सिजदा की जगह चहार तस्लीम चलेगा। ये एक अभिवादन का, सुल्तान के अभिवादन का तरीका है, जिसमें कोई भी व्यक्ति सुल्तान के सामने अपने घुटनों के बल बैठ के सुल्तान का अभिवादन करता है। समझ रहे हैं? यही सिजदा, सिजदा नाम सुना भी होगा आपने। सिजदा मतलब घुटनों पर बैठकर सुल्तान का अभिवादन करना, उसको नमस्कार कहना कह लीजिए आप। अभिवादन करना मतलब आप देखोगे मुगल काल में अभिवादन का तरीका बदल जाएगा, और मुगल काल में आएगा चहार तस्लीम। चहार तस्लीम क्या होता है? अपने ये दाएं हाथ की हथेली की जो पीठ है उसको जमीन पे छूना और फिर ऊपर लाना, और ऐसा 4 बार करना। कितनी बार करना? ये चहार तस्लीम वाली व्यवस्था आएगी अभिवादन की मुगल काल में। यहां है सिजदा। तो सिजदा क्या है? घुटनों के बल। तो आपसे अगर पूछे कि सिजदा किसने शुरू किया था भारत में? बलबन। घुटनों के बल बैठकर सुल्तान का अभिवादन करना, तो सिजदा शुरू किया, ये ईरान में चलता था, इसको लाया भारत में बलबन ने। इसके अलावा पैबोस, ठीक है। अभी आगे आने वाले समय में बताऊंगा आपको कि बलबन ने जो सुल्तान का पद था, जो नल्ला हो चुका था, आप देख रहे थे काफी समय से सुल्तान उतना महत्वपूर्ण थे नहीं, ना उतना सम्मानजनक उन्होंने ऐसा कोई काम किया, ना उन्हें सम्मान मिलता था, वो कठपुतली होते थे। इसने जो सुल्तान का गौरव था उसको वापस लाया बलबन ने, है ना। तो सुल्तान की जो महिमा थी उसको फिर स्थापित किया। सुल्तान एक तगड़ा व्यक्ति बन गया इसी के शासन काल में, और इसके बाद से सुल्तान बहुत ताकतवर होंगे, है ना। अभी इससे पहले आप देख रहे हो बहराम शाह 4 साल, अलाउद्दीन मसूद शाह 2 साल, एक सुल्तान की तो डाकुओं ने हत्या कर दी। समझ पा रहे हैं ना? तो ऐसा उनका सम्मान था। अभी ये तगड़ा सम्मान स्थापित करता है। पैबोस, सुल्तान के पैरों को चूमना। किसको चूमना? पैरों को। सोच रहे हो मतलब क्या गरिमा वाला ये। तो ये 2 परंपराएं ईरानी परंपरा थी जिसको बलबन ने अपने शासन व्यवस्था में शामिल किया। पूछा जाता है परीक्षा में। अब देखिए इसके अलावा और ईरानी शासन व्यवस्था से किस तरह से प्रभावित था वो देख रहे हैं।
इसने बाबू एक ईरानी त्योहार जिसको नवरोज कहा जाता था वो मनाना शुरू किया, दिल्ली में मनवाना शुरू किया। किसने बेटा? बलबन ने। तो लिख लीजिएगा, बलबन ने ईरानी त्योहार नवरोज मनाना प्रारंभ किया दिल्ली में। तब से, जब से ये आया तब से नवरोज मनाया जाने लगा, मनाना प्रारंभ किया। और ये ईरानी कैलेंडर का नया साल, हैप्पी न्यू ईयर था, है ना। ईरानी कैलेंडर का हिसाब के हिसाब से नए साल पर मनाए जाने वाला पर्व था, है ना, नए वर्ष पर, नए वर्ष का त्योहार था ये नवरोज। ईरान में मनाया जाता था, इसको भारत में लेकर आया बलबन। तो ये इसके शासन व्यवस्था पर ईरानी प्रभाव था। आइए और पढ़ा जाए। तो सिजदा, पैबोस, नवरोज और आपने देखा राजत्व का दैवीय सिद्धांत, ये चीजें बलबन लेके आया ईरान से, ईरानी शासन व्यवस्था का हिस्सा था। अब हम देखने जा रहे हैं बलबन के शासनकाल के हाइलाइट्स, हाइलाइट के तौर पे पढ़ लेते हैं इसको। बलबन के शासनकाल के हाइलाइट्स, आइए मैं बता रहा हूं आपको क्या क्या हाइलाइट है इसके शासनकाल का, जो आपको जानना है ना। एक एक करके देखते हैं बारी बारी। देखें, सबसे पहली हाइलाइट इसके शासनकाल का है, हम इसमें इक्की दुक्की नहीं पढ़ेंगे भाई साहब, चौवा छक्का पढ़ना है, या विकेट गिरता है कोई तब पढ़ेंगे। हाईलाइट तो यही होता है ना, है ना। अब सिंगल कोई ले रहा है वो नहीं पढ़ेंगे, कुछ ऐसा काम जो इसने बहुत जबरदस्त किया है वो पढ़ेंगे, छोटे मोटे काम नहीं। तो बलबन के शासनकाल के हम हाइलाइट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसने ये सेना के महत्व को जानता था, ये खुद एक योद्धा रह चुका था, और ये तुर्काने चिहलगानी जैसे ताकतवर संगठन का सदस्य रह चुका था, तो ये जानता था सेना का महत्व क्या होता है। तो इसने सेना के देखभाल के लिए, पहले कोई अलग विभाग नहीं था, राजा ही अपने दरबारियों के माध्यम से सेना का देखभाल करवाता था। सेना के लिए, सेना की देखरेख के लिए, सेना के वेतन भुगतान के लिए कोई अलग विभाग नहीं था। इसने एक अलग सैन्य विभाग की स्थापना की, जिसको कहा जाता है दीवाने अर्ज, समझ रहे हैं। तो एक पृथक सैन्य विभाग की स्थापना की जो सेना के देखभाल के लिए ही होगा। तो अब से जितने नए विभाग बनेंगे ना, और जो सुल्तान बनाएगा उसको याद रखेंगे। आपसे पूछेगा, है ना, जैसे पूछेगा दीवाने बंदगान किसने बनाया, तो मैं बताऊंगा फिरोज शाह तुगलक। अलग अलग ये नए विभाग आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो देखें, जैसे दीवाने अमीर कोही, है ना, ये बनाता है मोहम्मद बिन तुगलक। अलग अलग ऐसे, ठीक है, अलग अलग ऐसे विभाग आपको याद रखना है। तो देखें, पृथक सैन्य, बलबन ने पृथक सैन्य विभाग, पृथक मतलब अलग, पृथक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। सैन्य विभाग का नाम दीवाने अर्ज, ये इसके शासन का हाईलाइट है। एक नए विभाग की स्थापना की, अलग विभाग, सैन्य विभाग, दीवाने अर्ज की स्थापना। आपसे पूछेगा, बता देंगे दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? बलबन ने, ठीक है ना। ठीक, इसके अलावा आपको याद होगा इल्तुतमिश ने एक संगठन की स्थापना की थी, तुर्काने चिहलगानी। स्थापना किया था इल्तुतमिश ने और उसको समाप्त करता है बलबन। तो समाप्त कैसे हुआ? भंग कर दिया इसने, है ना। जो भी इसके लोग थे जो पक्ष में थे कि तुर्कानी चिहलगानी रहे, या तो उनको हत्या करवा दिया या तो बाहर कहीं भेज दिया, समझ रहे हैं। और दरबारियों को अलग अलग स्थानांतरित कर दिया। तुर्काने चिहलगानी अस्तित्व में रहा ही नहीं, है ना, क्योंकि ये जानता था तुर्काने चिहलगानी हमेशा सुल्तान को के खिलाफ षड्यंत्र ही करता है। तो मैं भी सुल्तान हूं, मेरे भी के खिलाफ करेगा। और ये पावरफुल भी था, इसके पक्ष में बहुत सारे सदस्य थे तुर्काने चिहलगानी के, तो उनको साइड में करता है, और जो पक्ष में नहीं थे उनकी हत्या करवाता है, कुछ को इधर उधर भेज देता है ना। इससे तुर्काने चिहलगानी समाप्त हो गई। तो तुर्काने चिहलगानी शुरू हुई थी इल्तुतमिश से और समाप्त होती है बलबन पे। तो याद रखेंगे आप, तुर्काने चिहलगानी को समाप्त कर दिया, ये महत्वपूर्ण है। जो सुल्तानों को कठपुतली की तरह नचाते थे उसको समाप्त किया बलबन ने। इसके अलावा देखिए, इसके शासनकाल का एक और हाईलाइट है, इसी के समय बाबू भारत पर मंगोलों का आक्रमण हुआ। हालांकि मंगोल भारत में आ नहीं पाए,
और इसका एक बेटा भी मंगोलों से भारत की रक्षा करते हुए मुल्तान में, पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब मतलब ये वाले क्षेत्र में, मंगोल इधर अभी आएंगे, मंगोल में अलग से पढ़ाऊंगा आपको, अभी बात जान लो इतना। मंगोल इधर से आ रहे थे, पंजाब वाले क्षेत्र से, ही मुल्तान था। इसका बेटा यहाँ, उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, इसका बेटा मंगोलों से युद्ध लड़ते हुए शहीद हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसने मंगोलों से भारत की रक्षा की थी। इसी के शासनकाल में भारत पर मंगोलों का आक्रमण हुआ था, याद रहेगा? ठीक है, इसके शासनकाल का हाईलाइट है, और मंगोल में अलग से पढ़ाऊंगा, घबराइएगा नहीं, है ना? ठीक है, लिख लीजिएगा, इसी के शासनकाल में, इसके शासनकाल में, इसके मतलब किसके, आप बलबन ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, भारत पर मंगोल कौन थे, कहां से आए थे, इनका नेता कौन था, सब बताऊंगा मंगोलों का अलग से। बलबन के, क्योंकि मंगोल एक बार नहीं आए थे ना, कई बार आए थे, तो बताऊंगा बारी बारी कौन था। बलबन के शासनकाल में भारत पर मंगोलों का आक्रमण हुआ और बलबन ने उनका सफलतापूर्वक सामना किया। सफलतापूर्वक मतलब उन्हें भारत में घुसने नहीं दिया, वो उनको लौटा दिया वहीं से। तो बलबन ने सफलतापूर्वक सामना किया। सफलतापूर्वक सही शब्द है, सफलतापूर्वक कहने का मतलब है पराजित नहीं हुआ, भारत पर हमला उनका सफल नहीं हुआ, सफल नहीं होने दिया। तो याद रखेंगे, बलबन ने मंगोलों का, लिख लीजिए, बलबन ने मंगोलों का सफलतापूर्वक सामना किया, लिख लीजिए लाइन। बलबन ने, मैं बोल रहा हूं बेटा, लिखिए, बलबन ने मंगोलों का सफलतापूर्वक सामना किया। ठीक है, इसके अलावा आपसे एक प्रश्न कभी कभी पूछ देता है कि सुल्तान पद के गौरव को कौन वापस लाया? सुल्तान के पद को गौरवमयी किसने बनाया कि उसके सामने सिजदा किया जाए? सुल्तान ईश्वर का कह सकते हैं प्रतिनिधि होता है, जिल्ले इलाही ईश्वर का प्रतिबिंब होता है, समझ पा रहे हो? सुल्तान को गौरवमयी पद बनाया बलबन ने, है ना? इसने कौन सी उपाधि ली थी? जिल्ले इलाही, ईश्वर का प्रतिबिंब, ईश्वर द्वारा चुना हुआ होता है सुल्तान, ऐसा कॉन्सेप्ट, राजत्व का दैवी सिद्धांत कॉन्सेप्ट लिया इसने। तो लिख लीजिएगा एक पॉइंट और, ये सब इसके काम है, इसके शासनकाल के प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, बलबन ने सुल्तान के पद को, पहले मैं इसको अलग अलग तरह बहुत डिटेल में पढ़ाता था, लेकिन क्वेश्चन बने नहीं आज तक अंदर से। ठीक है, तो मुझे लगा जो मेन चीज है वही बताता चलूं, समझ रहे हैं? बलबन ने सुल्तान के पद को गौरवमयी बनाया, जो गरिमा थी सुल्तान की उसको वापस दिलाया ये। अब इसके बाद से सुल्तान का पद गौरवमयी ही रहेगा। ठीक है, अंतिम एक हाईलाइट है इसके शासनकाल का, और वो जो पॉइंट अभी जो लास्ट वाला बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। मैं बताऊंगा अभी रक्त और लौह की नीति क्या है। तो आपसे पूछता है कौन सा शासक रक्त और लौह की नीति अपनाया था अपने शासन व्यवस्था में? बलबन ने। बता रहा हूं ये क्या होता था। आप सोच रहे हो सर वन लाइनर की तरह पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ाता था पहले वाले नोट्स देखेंगे तो डिटेल में पढ़ाया हूं इसको मैं, है ना? लेकिन जब देख रहा हूं कुछ पूछा ही नहीं कभी, तो क्या जरूरत है अतिरिक्त आपको बताने की, समझ रहे हैं? तो जितना आवश्यक है मैं पढ़ा रहा हूं आपको। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई, ये क्या थी बता रहा हूं। नीति अपनाई, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने। आप समझिए रक्त और लौह की नीति थी क्या इसकी, है ना? ये क्या थी रक्त और लौह की नीति, ये क्या थी? आइए देखते हैं, मैं पहले समझा देता हूं फिर बोल के लिखवा दूंगा आपको कि ये क्या थी रक्त और लौह की नीति। तो बाबू, अपने विरोधियों की निर्मम हत्या, उन पर बिल्कुल दया मत करना, उनके खिलाफ तलवार का प्रयोग, उनका दमन करना बुरी तरह, यही कहलाती है रक्त और लौह की नीति। अपने विरोधियों का क्या करना? दमन करना, उनकी हत्या करना, निर्ममता से पेश आना, तलवार का उपयोग करना अपने विरोधियों के खिलाफ। समझ पा रहे हैं? तो हाँ, ये थी रक्त और लौह की नीति। कोई रॉकेट साइंस है इसमें? बोल दूं लिख लेंगे आप लोग? ठीक है, तो लिखिए बेटा, दुश्मनों के साथ, विरोधियों के साथ या दुश्मनों, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, दुश्मनों के साथ निर्मम होना, दुश्मनों के साथ निर्मम होना, कॉमा,
तलवार का इस्तेमाल, तलवार का इस्तेमाल कठोरता, कठोरता, सख्ती व खून बहाना। अबे कठोरता, सख्ती, सख्ती मत लिखो, सख्ती, सख्त होना जानते हो ना? हाँ, सख्त लड़का सुने हो कि नहीं? हाँ, तुम सब वो नहीं हो, ठीक है। हाँ, सख्ती व खून बहाना, ऐसी नीति कहलाती है रक्त व लौह की नीति, है ना? तो देखें इसके शासनकाल के यही आप हाईलाइट याद रखें, आपका काम दौड़ेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। एक पृथक सैन्य विभाग की स्थापना करता है दीवाने अर्ज। तुर्काने चिहलगानी को समाप्त किया इसने, और इसका गठन किया था इल्तुतमिश ने। बलबन के शासनकाल में भारत पर मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसका इसने सफलतापूर्वक सामना किया। बलबन ने सुल्तान के पद को वो गौरव अपना दिलाया जो आगे मिलेगा सुल्तानों को, है ना? और इसने अपने शासन व्यवस्था में रक्त और लौह की नीति अपनाई, अपने विरोधियों का दमन किया, कत्ल किए। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। और इसके शासन व्यवस्था में ईरानी प्रभाव भी देखने को मिलता है। इसने उपाधि ली थी जिल्ले इलाही, इसका मूल नाम था बहाउद्दीन। गद्दी पे बैठता है 1266 ईस्वी में और रहेगा 1287 ईस्वी तक। कोई समस्या है किसी को? अब देखिए बलबन के उत्तराधिकारी, बलबन बड़ा महान शासक था, देख रहे हो? हाँ, बलबन के उत्तराधिकारी नल्ले निकले, है ना? मतलब बड़े ही कमजोर थे, सिर्फ 3 साल तक रह पाएंगे। 1287 तक ये रहेगा और 1290 में गुलाम वंश समाप्त हो जाएगा, खिलजी वंश आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? जलालुद्दीन खिलजी आ जाएगा। तो चलिए, हाँ, जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश की स्थापना करेगा और उसका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी फिर गद्दी पर बैठेगा। फिर अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। हाँ देखिए, बलबन, बलबन का बेटा शासनकाल था 1266 से लेकर, एक बार और लिख लीजिए ताकि याद रहे, 1287 ईस्वी तक। इसके बाद इसके कुछ नल्ले कह सकते हैं, कम योग्य, योग्य होते तो और लंबा रहते, योग्य नहीं थे तभी तो खत्म हो गए, समझ रहे? इसके बाद इसका पोता, है ना, बलबन का पोता जिसका नाम था कैकुवाद, हाँ, सुल्तान बना। कैकुवाद नाम था, कैकुवाद। बस आप क्रम ना टूटे इसीलिए मैं इनका नाम बता रहा हूं, है ना? पूछेगा नहीं आपसे, ये सब क्रम चलता रहे, एक भी शासक का क्रम ना टूटे ताकि आपको याद रहे चीजें। इसके बाद कैकुवाद के बाद अगला उत्तराधिकारी बना इसके बाद, है ना, कैमुर्स, नाम सुना होगा, इसको याद रखेंगे आप, कैमुर्स। हाँ, ये 1290 ईस्वी के आसपास शासन कर, देखो 3 साल में 2 शासक, तो क्या पढ़ोगे आप, है ना, इनका, ठीक है। तो 1290 के आसपास ये शासक था और ये गुलाम वंश का अंतिम शासक है। आप कह सकते हो ये गुलाम वंश का बेटा अंतिम शासक है। कैमूर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक है। अब देखें, अंतिम शासक कोई तभी होता है जब या तो उसकी हत्या हो जाए या फिर उसका कोई संतान ना हो, है ना, तभी तो उस वो वंश समाप्त होता है। तो इसके साथ इसका संतान था, इसकी हत्या हुई थी और गद्दी पर अधिकार कर लिया था इसी के संरक्षक, इसी के नायब, जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। समझ रहे? तो आप जान ले, कैमूर्स का संरक्षक था जलालुद्दीन खिलजी। कैमूर्स के संरक्षक जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी। इसकी मतलब कैमूर्स की हत्या कर दी, हत्या कर दी, एवं स्वयं सुल्तान बन गया। भाई साहब, स्वयं सुल्तान बन गया। स्वयं सुल्तान बन गया जलालुद्दीन खिलजी। अब हम पढ़ेंगे खिलजी वंश, ठीक है। आप देखें, बलबन, बलबन के बाद कैकुवाद, कैकुवाद के बाद कैमूर्स। कैमूर्स तकरीबन वही 1290 ईस्वी में शासन करता है और गुलाम वंश का अंतिम शासक था। अंतिम क्यों हुआ? क्योंकि इसी के संरक्षक जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी और खुद सुल्तान बन गया। समझ पा रहे हैं? तो आप देख रहे हो, बलबन, बलबन ने
बलबन गद्दी पे बैठा था नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद 1266 ईस्वी में। जब उसका दामाद बना तो बलबन शासक बना, और बलबन के उत्तराधिकारी कुछ खास कर नहीं पाए, है ना, इसीलिए ये लोग समाप्त हो गए 3 ही साल में। और 3 साल में एक नया वंश आ गया दिल्ली सल्तनत पे, खिलजी वंश। हेडिंग डालिए आप लोग, नया वंश पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत पे दिल्ली पर एक नया वंश आ गया है भाई साहब, खिलजी वंश। गुलाम वंश समाप्त हो चुका है, खिलजी वंश आ गया है। और एक खिलजी वंश रहेगा, कब समाप्त होता है? 1290 ईस्वी में समाप्त होता है, और ये आगे रहेगा 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश। 1290 ईस्वी से लेके, थोड़ा सन याद करना मुश्किल है, लेकिन एक बार की मेहनत है, एक बार ऐसे सारे शासकों का सन ही याद कर डालो, ऐसे लिखते जाओ, एक एक क्रम भी याद हो जाएगा और सन भी आप एक दूसरे से जोड़ के याद कर पाओगे। ऐसे ना सोचो कि अकेले अकेले याद कर पाओगे, कभी भी याद होगा सीरीज से ही याद होगा। तो एक बार शासकों का ही आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे में पूरा मध्यकालीन भारत के शासक आप याद कर जाओगे, ठीक है, 1 घंटा मैक्सिमम। तो सबसे पहले जान लें खिलजी कौन थे। ये जो खिलजी मुसलमान थे ये कौन थे, ये देख लेते हैं, है ना। तो देखें, अभी संस्थापक देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहला प्रश्न है, खिलजी कौन थे? खिलजी कौन थे? तो देखें, ये है आपका भारत, और यहां है पाकिस्तान वाला क्षेत्र, और ये है अफगानिस्तान वाला क्षेत्र। यही एक राज्य था गजनी राज्य, आप तो बहुत अच्छे से परिचित होंगे गजनी राज्य से, है ना। मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी, ये सब आपने देखा था। तो ये गजनी के तुर्क मुसलमान थे, और ये गजनी के निम्न तुर्क मुसलमान माने जाते थे, उसमें भी श्रेणियां होती हैं, है ना। और ये खिलजी जो थे ये सुल्तानों और जो भी तुर्क आक्रमणकारी थे, मोहम्मद गौरी, गजनी हो गए, इनकी सेना में सैनिक के रूप में कार्य करते थे। ये एक योद्धा जाति थी, है ना। तो ये गजनी के खिलजी जो थे बेटा, खिलजी गजनी के एक जगह है ना, गजनी के निम्न तुर्क मुसलमान थे, तुर्क जनजाति के इनके पूर्वज थे, लेकिन निम्न माने जाते हैं ये, है ना। खिलजी निम्न तुर्क मुसलमान आप लोग जानते हैं सब, मोहम्मद गौरी, गजनी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक, सब तुर्क मुसलमान हैं, समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो गजनी के निम्न तुर्क मुसलमान थे, मुसलमान, या ब्रैकेट में लिखना योद्धा जाति थी ये, खिलजी योद्धा जाति, ज्यादातर सैनिक के रूप में सेवा देते थे ये, है ना। और अलाउद्दीन खिलजी भी एक बहुत बड़ा योद्धा था, सैनिक था शुरू में। तो योद्धा जाति थी, योद्धा जाति, जो महमूद गजनी के साथ भारत आए थे। महमूद गजनी जब भारत पर आक्रमण करता है तो उसी समय ये लोग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में आए थे, कुछ लोग यहीं बस गए, कुछ लोग वापस गजनी गए। पहली बार भारत के महमूद गजनी के साथ आए थे, याद रहेगा आप लोग को, लिख लीजिएगा, जो महमूद गजनी के साथ भारत आए थे, उसके साथ किराए के सैनिक के रूप में महमूद गजनी के साथ भारत आए और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बसने लगे, साथ भारत आए। हाँ, ये निम्न मुसलमान माने जाते थे। तो चलिए अब आइए, बस इतना आपको जानना है, ये तुर्क मुसलमान थे, ये शब्द याद रखेंगे, ये तुर्क मुसलमान थे और एक योद्धा जाति, योद्धा मुसलमान थे, ज्यादातर सैनिक सेवा के रूप में रखे जाते थे ये खिलजी लोग, ठीक है। देखिए, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी, है ना, पहले शुरू में एक सैनिक था, उसके बाद ये काफी अलग अलग पदों पर रहा था, अपनी योग्यता के दम पे अभी ये नायब के पद पर पहुंच गया था। कैमूर के समय उसका संरक्षक बन चुका था, और संरक्षक बनने के बाद आपको बताया ना मैंने, सुल्तान के समकक्ष पद था संरक्षक का। तो आप देख रहे हो, 2 संरक्षक ऐसे थे जो सुल्तान बने, एक बलबन नायब था, याद है आप लोगों की नहीं, नासिरुद्दीन महमूद का नायब था, वो फिर सुल्तान बना, क्योंकि लगभग वही उतना ही ताकतवर होता था। और ये यहां देखिए, सुल्तान की हत्या कर दी और खुद सुल्तान बन गया, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, खिलजी वंश का संस्थापक था बाबू
जलालुद्दीन खिलजी, ये बाबू ज्यादा समय तक शासन कर नहीं पाया। ये गद्दी पर बैठेगा 1290 ईस्वी में और इसकी हत्या कर दी जाएगी इसी के दामाद और भतीजे के द्वारा, जिसका नाम होगा अलाउद्दीन खिलजी। 1296 में इसकी हत्या हो जाएगी और ये बड़ा लेट पद पर सुल्तान बनता है। 70 वर्ष की आयु में, 1290 में बेटा 70 वर्ष की आयु में सुल्तान बनाइए। काफी वृद्ध अवस्था में सुल्तान बना था ये, अब तक के सबसे वृद्ध अवस्था में सुल्तान बना था, इसीलिए इसका एज बता रहा हूं मैं। 70 वर्ष की आयु में काफी वृद्ध होकर सुल्तान बना था। अच्छा, एक पॉइंट और जरूरी है इसके बारे में, इसने राजधानी बदली थी। दिल्ली जहां पर काफी समय से गुलाम वंश का शासन था, अगर दिल्ली में अभी भी बहुत सारे गुलाम वंश के वफादार लोग थे तो इसके जीवन को खतरा था दिल्ली में। इसने अभी एक गुलाम वंश के शासक को मारा है और अपना नया वंश स्थापित करा, तो इसको खतरा था। तो दिल्ली के निकट ही एक जगह थी किलोखरी। कौन सा जगह? किलोखरी। ये राजधानी बनाता है दिल्ली के निकट किलोखरी में। समझ पा रहे हैं? तो यहां राजधानी परिवर्तन हो रहा है, याद रखेंगे। राजधानी जब भी बदले आप याद रखेंगे, राजधानी परिवर्तन। इसने हत्या की थी, किसकी हत्या? सुल्तान की। लेकिन भूल गया था कि बारी आपकी भी आएगी, आएगी ना, इसकी भी हत्या होगी अभी, है ना। तो राजधानी परिवर्तन इसने किया और राजधानी बनाया बेटा किलोखरी को। आज ये दिल्ली में पड़ता है, लेकिन तब बोलेंगे दिल्ली के निकट। दिल्ली के निकट किलोखरी में अपनी राजधानी बनाता है जलालुद्दीन खिलजी। इसके शासनकाल में बहुत, इसने कुछ 6 साल का कार्यकाल था, तो इसने कुछ किया नहीं। इसको हम इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि इसने एक नया वंश स्थापित किया, खिलजी वंश। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, और एक वंश स्थापित करना अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। ठीक है, तो इसने कर दिया। ठीक, इसके बारे में और चीजें हैं, छोड़िए ये। अच्छा, एक चीज और लिख सकते हैं, गुलाम वंश में सेनापति के पद पे भी रह चुका था, है ना, वो सब छोड़ें। तो देखें इसके शासनकाल में जो एक बहुत बड़ी घटना घटित होती है वो देखें, है ना। इसके शासनकाल में एक घटना तो देखें, ठीक है, ये है दिल्ली, और दिल्ली के निकट यही इसकी राजधानी है बेटा किलोखरी में। किलोखरी, ये दिल्ली के निकट किलोखरी में इसकी राजधानी है। और यही एक इक्ता था उत्तर प्रदेश में, कौशाम्बी और इलाहाबाद वाला क्षेत्र है, कड़ा मानिकपुर इक्ता। कौन सा इक्ता? कड़ा मानिकपुर इक्ता, ये है ना, ये कड़ा मानिकपुर इक्ता। ठीक है, कड़ा मानिकपुर इक्ता। ये महत्वपूर्ण है, कड़ा मानिकपुर इक्ता। आज का जान लीजिए इलाहाबाद वाला क्षेत्र, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कौशाम्बी वाला क्षेत्र, इलाहाबाद प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र लिख लीजिएगा आज का। हालांकि इलाहाबाद आज नहीं, आज प्रयागराज है, समझ रहे। तो कड़ा मानिकपुर का इक्तेदार था जिसका नाम था मलिक छज्जू। मलिक छज्जू ने, वो गुलाम वंश का बहुत पहले से वफादार था, काफी समय तक उसको इक्ता मिला हुआ था, दरबार में भी विशेष पद पर था, और उसको भूमि जो मिली थी ये वाली इलाहाबाद प्रतापगढ़ वाली भूमि मिली थी, और ये गुलाम वंश का वफादार था। जब गद्दी पर जलालुद्दीन खिलजी बैठता है तो मलिक छज्जू विद्रोह कर देता है, खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो कड़ा मानिकपुर के इक्तेदार ने है ना विद्रोह कर दिया। इक्तेदार का नाम था बेटा, लिख लीजिएगा इक्तेदार का नाम मलिक छज्जू। मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया सुल्तान के खिलाफ। विद्रोह करना मतलब खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेना, है ना। लगान नहीं भेजना, धन नहीं भेजना, हाजिरी नहीं लगाना,
दरबार में नहीं उपस्थित होना, तो ये सब विद्रोह कर दिया। इख्तियार मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया। असल में ये विद्रोह पढ़ाने का एक कारण है, क्योंकि यहीं से अलाउद्दीन खिलजी हाईलाइट होगा, है ना। अलाउद्दीन खिलजी जो कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा है और दामाद भी है, तो ऐसा होता था, अपने भतीजे से ही अपनी बेटी की शादी कर देते थे, तो सही रहता था, सुरक्षित रहती थी उनकी बेटी भी। और बढ़िया है, बारी आपकी भी आएगी, भूलिएगा मत, समझना। आजकल पढ़ाने का नहीं मन कर रहा है, क्या करूं, है ना, नहीं मन कर रहा है ना। मौसम थोड़ा अजीब, बड़ा सोने होने वाला मौसम है ये, है ना। ये मौसम कैसा है, सोने वाला मौसम है, और पढ़ाई कर रहा हूं। उम्र तुम लोग का पढ़ने वढ़ने वाला थोड़ी है ना। बताओ, ये खेल कूद का उम्र है, तुम लोग बैठ के जीएस पढ़ रहे हो, इतिहास पढ़ रहे हो, मलिक छज्जू को पढ़ रहे हो, है ना। मतलब बताइए, आप लोग अगर नौकरी नहीं पाते हैं तो अपने साथ बहुत बड़ा अन्याय करेंगे आप, है ना। ये नहीं कह रहा मैं कि आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, गलती से हो मत जाना मोटिवेट, है ना। लेकिन सच में ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। आप 1.5 घंटे बैठ के अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, बहुत बड़ा त्याग कर रहे हैं। और अगर नहीं मिला जॉब तो फिर आप अपने साथ अन्याय करोगे। इससे बढ़िया जाके खेल कूद लो, बाहर जाके रामलीला देख लो, है ना, कुछ मनोरंजन ही होगा। आप बैठ के पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि नौकरी मिले, समझ रहे हैं ना। नहीं तो किसी और के साथ ना हो। आप अपने साथ अन्याय करना चाहेंगे कभी, है ना, अपने आप को बेचारा देखना चाहेंगे, तो कभी मत फील होने दीजिएगा अपने आप को कि मैं बहुत, लगेगा एक समय लाइफ में, है ना। जब ऐसे नल्लापन करते रहोगे, पढ़ाई लिखाई सही से नहीं करोगे, तो अपने आप पे तरस आएगा आपको एक समय। वो पोजीशन मत आने देना। जीवन का सबसे बुरा वक्त होता है जब आपको खुद पर ही तरस आए, है ना। अन्य पर मतलब खुद पर तरस आना मतलब समझते हो, आपको दीनहीन वाली भावना आने लगे अपने से, क्योंकि ये उम्र जो है ना, ये तूफान का उम्र है। मतलब इस समय जितनी ऊर्जा आपके पास है, उतनी कभी ऊर्जा आएगी नहीं जीवन में। आप मानसिक रूप से सबसे परिपक्व अवस्था में है, शारीरिक रूप से हर तरह से एकदम तूफान है। तो कोशिश कीजिए इसका सही उपयोग हो। 1.5 घंटे जीएस पढ़ रहे हो बैठ के, तो नौकरी मिल ही जाए। तो मलिक छज्जू ने बाबू कड़ा मानिकपुर में, कहा, कड़ा मानिकपुर में विद्रोह कर दिया, विद्रोह कर दिया, और विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को सफलतापूर्वक अलाउद्दीन खिलजी ने दबाया और उसको पुरस्कार मिला। और वहीं यहीं से इस विद्रोह को दबाने के बाद ही अलाउद्दीन खिलजी ऊपर उठेगा, समझ पा रहे हैं, उसका कद बढ़ेगा। तो इस विद्रोह को डायरेक्टली लिखिएगा। इस विद्रोह को अलाउद्दीन खिलजी ने दबाया। और देखें, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा सा जान लें। अलाउद्दीन खिलजी अभी मैं पूरा बढ़ाऊंगा, जब इसको सुल्तान बनाऊंगा तो इनके बारे में सब कुछ बताऊंगा, इसकी उपाधियां, मूल नाम, अली गुरसाप, सब बताऊंगा। अभी फिलहाल इतना जान लें, ये जलालुद्दीन का, बस एक ही लाइन लिखें आप, ये जलालुद्दीन, आज तो सारा टाइम कहानी में निपट गया, भतीजा था, भतीजा व दामाद, भतीजा व दामाद था। ये विद्रोह दबाने के बाद बाबू, है ना, अलाउद्दीन खिलजी को पुरस्कृत किया गया, इसको कुछ जिम्मेदारी दी गई, उसका कद बढ़ गया। एक तो दरबार में एक पद मिला, अमीर तुजुक का पद। कौन सा पद बता रहा हूं। इस विद्रोह के बाद मलिक छज्जू ने जो कड़ा मानिकपुर में विद्रोह किया था, उसको शांत कराने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को दरबार में एक पद मिला। आइए देखते हैं कौन सा पद। और पद मिलेगा तो इक्ता भी मिलेगा वेतन के रूप में। आपको पता है ना, प्रत्येक पदाधिकारी को एक एक इक्ता मिलता था। तो देखते हैं, इस विद्रोह के बाद अलाउद्दीन को प्राप्त हुआ, अलाउद्दीन को प्राप्त हुआ क्या, देखें, 2 चीजें। एक नया पद मिला इसको दरबार में, पद, दरबार में एक पद मिला, बताते हैं कौन सा पद इसको मिला। दरबार में पद मिला, है ना, और वो पद था बेटा अमीर तुजुक का पद। बता रहा हूं ये क्या करता था अमीर तुजुक।
अमीर तुजुक आपसे पूछ सकता है अमीर तुजुक कैसा अधिकारी था, तो ये धार्मिक अनुष्ठान और उत्सव का अधिकारी था, है ना। अगर कोई दरबार में उत्सव हो रहा है, धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी अमीर तुजुक के पास होती थी। तो अमीर तुजुक बना दिया गया अलाउद्दीन खिलजी को, जो कि दामाद और भतीजा है जलालुद्दीन का। ठीक है, तो अमीर तुजुक मतलब, है ना, धार्मिक अनुष्ठान, लिख लीजिएगा, धार्मिक अनुष्ठान वह उत्सव का अधिकारी, धार्मिक अनुष्ठान वह उत्सव का अधिकारी था ये। ठीक है, दरबार में पद मिला और इक्तेदार बनाया गया, ये इक्तेदारी प्राप्त हुई इसको। इसने जहां विद्रोह शांत किया था कड़ा मानिकपुर में, कड़ा मानिकपुर का इक्तेदार बना दिया गया। जहां मलिक छज्जू पहले जहां का इक्तेदार था वहीं का इसको बना दिया गया। कड़ा मानिकपुर का इक्ता मिल गया इसको, कड़ा मानिकपुर। इलाहाबाद वाले क्षेत्र का इक्तेदार बना दिया गया, कड़ा मानिकपुर का इक्तेदार, इक्तेदारी प्राप्त हुई। तो ये देखिए, एक जगह का इक्तेदार, इसको भूमि मिल गया है और दरबार में एक पद भी मिल गया है, तो दरबार में भी बैठेगा और इसको एक अपना जमीन मिल गया है। तो कड़ा मानिकपुर का इक्तेदार रहते हुए अभी आप देखेंगे 1296 ईस्वी में, 1296 ईस्वी में आप देखें, ये कड़ा मानिकपुर इक्ता है और यही एक राज्य है बेटा दक्षिण भारत में, देवगिरी राज्य। और देवगिरी, है ना, देवगिरी आगे आने वाले समय में, आज ये देवगिरी महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। महाराष्ट्र में एक जिला है औरंगाबाद जिला, वहीं स्थित था देवगिरी, समझ रहे हैं। आगे यही देवगिरी दौलताबाद बनेगी, मैं बताऊंगा। ये देवगिरी है, देवगिरी राज्य पर ये कड़ा मानिकपुर का इक्तेदार रहते हुए बिना जलालुद्दीन खिलजी से पूछे ये देवगिरी पर आक्रमण करता है। और देवगिरी पर शासन था यादव वंश के राजा रामदेव, है ना, या रामचंद्र देव आपको मिलेगा, रामदेव एक ही है। तो रामचंद्र देव शासन कर रहे थे देवगिरी पर, समझ पा रहे हैं। ये जाता है 1296 ईस्वी पर, देवगिरी पर आक्रमण करके रामचंद्र देव को पराजित करता है और बहुत सारा संपत्ति और धन, है ना, युद्ध के हर्जाने के रूप में लूट कर लाता है कड़ा मानिकपुर अलाउद्दीन खिलजी। इस बात की सूचना जलालुद्दीन को प्राप्त होती है कि भाई बहुत अधिक संपत्ति धन लूट कर लाया है, और सुल्तान को नजराना नहीं दिया। क्या नहीं दिया? सुल्तान का तो भी हिस्सा होता है उसमें। तो बस संदेश भेजा गया, है ना, संदेश भेजा जलालुद्दीन खिलजी ने, भाई दरबार में आओ, क्या कर रहे हो, है ना, नहीं आया। तो इसका एक भाई जो दरबार में उस समय काम कर रहा था, तो अपने भाई के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी संदेश भिजवाता है जलालुद्दीन के पास। हाँ, इसका भाई बोलता है जलालुद्दीन से कि बहुत डरा हुआ है, उसने एक गलती कर दी, बिना आपसे पूछे अभियान कर गया दक्षिण भारत में, तो डरा हुआ है, वो आ नहीं सकता, आप खुद मिले और आपको सारा धन देना चाहता है वो, है ना। सुल्तान का ईमान हिल गया, है ना, ऋण का धन मिलेगा। भाई ने कहा अलाउद्दीन खिलजी के एक और प्रॉब्लम है, सेना के साथ जाएंगे भाग जाएगा वो, और डरा हुआ है ना, तो आप अकेले जाए, उससे मिले और सारा संपत्ति लेके आए। इतना बकलोल थे पहले के सुल्तान, है ना। ये अकेले पहुंच गए नदी के उस पार अलाउद्दीन खिलजी, गंगा नदी के, और आप जानते हैं इलाहाबाद वाले क्षेत्र में गंगा नदी बहती है, उस पार अलाउद्दीन खिलजी, इस पार भाई साहब जलालुद्दीन। नाव पे बैठ के गए अकेले सोना लेने, क्या लेने और वहां धोखे से हत्या कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन का। और उस धन संपत्ति का इस्तेमाल किया उसने दरबार में जो दरबारी थे, सामंत थे, उनको खरीदने में, अमीरों को खरीदने में। तो जिसका भी जो भी कुछ बोलता था, अरे भाई तुम तो हत्या, तुम मुंह में ठूस दिया, तो ना चुप रहो, है ना। और दहशत बनाने के लिए, है ना, गया ये दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करता है ये, दिल्ली गया और दिल्ली में जलालुद्दीन खिलजी की जो सर था काटने के बाद पूरे दिल्ली में घुमाया ताकि लोगों के अंदर दहशत आए, है ना, खौफ आए। तो बहुत सारे लोग खौफ के मारे चुप हो गए कि जलालुद्दीन को मार दिया, तुम क्या हो, है ना। और दूसरा कुछ लोग जो ताकतवर थे उन्हें लूट के लाया था धन तमाम ने, सबको दे दिया, शांति से अलाउद्दीन खिलजी बन गया दिल्ली का सुल्तान। तो जलालुद्दीन खिलजी के बाद अभी आएगा अलाउद्दीन खिलजी।